हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांस्ड बिजनेस रिसर्च जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 8। तो इसका यहाँ पे हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी यूनिट्स कवर करेंगे एंड जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब कल आपके एग्ज़ाम है, सो ये आपको 2 बार वीडियो देखनी, एक बार 1.5 या फिर 1.75x पे, फिर 2x पे देख के इसको कंप्लीट करो। और जो ये पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम की लिंक लेने के लिए आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो वो देख के आपको स्टेप्स फॉलो करके आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनकी बता दो किसकी वीडियो बनानी है और कहाँ से आप देख रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुछ लोग तो मेट्रो से ही देख रहे होंगे तो बता देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट हमारे पास 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 का नाम है बाई वाइब्रेट एंड मल्टी वाइब्रेट एनालिसिस। देन हमारे पास यहाँ पे यूनिट नंबर 2। देन यहाँ पे हमारे पास है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो यूनिट नंबर 2 का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लॉन्ग लीनियर मॉडल्स। तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 3 जनरल लीनियर मॉडल। देन यूनिट नंबर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इससे पहले आप एक कमेंट कर देना बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि पता चल जाए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सो डू इट। एंड आपके पहले एग्ज़ाम्स कैसे गए? अगर आपने मेरा वन शॉट देखा होगा तो बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा। मुझे आज ही अभी बिजनेस एनालिटिक्स का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीडीएफ मिली है। मैंने देखा था कि वन शॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आई एम नॉट सेइंग कि 100% वही से आए, लेकिन मैं कह सकती हूँ पासिंग मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे और 75% to 80% वही से पेपर बना है, ठीक है। इसीलिए मैंने देखा था कमेंट्स में बच्चे कह रहे थे लग रहा है मैम आप ही ने पेपर सेट किया है। सो मुझे तब लगा कि हाँ मुझे देखना चाहिए, तब मैंने देखा था ये, ठीक है। तो आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, दोनों। देन इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशंस क्या है बिजनेस और रिसर्च की जब हम स्टडी करते हैं उनके बीच में, ठीक है। ये वैसे ही लिख दिया गया है यहाँ पे। तो ये मेरा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मीनिंग। कोरिलेशन एनालिसिस होता है क्या? कोरिलेशन एनालिसिस में स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। को मतलब यहाँ पे मानो 2, ठीक है। रिलेशन मतलब किसी के बीच में रिलेशन को पढ़ना। एनालिसिस मतलब स्टडी करना। तो यहाँ पे जब हम 2 वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ते हैं तब उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स स्टडी करना उनकी, तो कोरिलेशन एनालिसिस ये बताता है कि 2 वेरिएबल्स साथ हैं या अलग अलग है। जब हम 2 वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये इसके साथ है या अलग है। ये बताता है इनकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर इनकी नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है। जैसे कि इफ़ सेल्स इंक्रीज, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है तो एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ होगी। और तो ये देखो आपकी अगर सेल्स इंक्रीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपने ऐड निकलवाई होगी तो वो इंक्रीज़, ठीक है। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपने प्राइस कम कर दिया। तो ये क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। और यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, तो ये क्या है, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन रिलेशनशिप का क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये दोनों एक साथ हैं या अलग अलग है। तो ये क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस। जब हम ऐसे एनालिसिस करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। टाइप ऑफ कोरिलेशन, अब ये एनालिसिस कितने टाइप का होता है, कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। एक तो हमने देखा पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ठीक है। तो देखो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इस मीन्स बोथ में जो वेरिएबल्स है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपकी अगर इनकम बढ़ेगी, आपके पास लेट्स से इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप खर्चा ज़्यादा करोगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपकी एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, जैसे कि अगर आपकी प्राइस बढ़ गई किसी भी चीज़ के, जैसे कि पहले पेन आता था, नहीं पेन नहीं, हम मानते हैं कुछ ऐसी चीज़
जैसे पहले चॉकलेट आती थी 1000 रुपये की, लेट से अब आ रही है वो 10,000 रुपये की चॉकलेट, ठीक है, 10,000 रुपये में चॉकलेट मिल रही, तो आप क्या खरीदोगे चॉकलेट को? नहीं, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, 10,000 लोगों के पास रुपये है ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, तो ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझ आया। उसके बाद है जीरो कोरिलेशन। जीरो का यहाँ पे मतलब है हमारा कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जैसे हाइट और इंटेलिजेंस। आपकी हाइट चाहे कितनी भी हो, उससे इंटेलिजेंस ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, हाइट कम है तो आप इंटेलिजेंट कम हो, नहीं, ये नहीं होता। हाइट और इंटेलिजेंस दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो इस तरीके से हम ये कोरिलेशन स्टडी करते हैं। देखो पॉजिटिव में अगर दोनों चीज़ बढ़ रही हैं घट रही है, दोनों चीज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो पॉजिटिव, और नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो नेगेटिव। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, जैसे हाइट बढ़ने या घटने से इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है कोरिलेशन की, तो स्ट्रेंथ मतलब कोरिलेशन किस रेंज में वैल्यू करता है, 1 से लेके 1+ तक का क्या वैल्यू होती है इसकी मेन। तो अगर 1+ का हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन, और परफेक्ट है ये, यहाँ पे कोई भी डेसिमल वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। माइनस में तो परफेक्ट नेगेटिव है, परफेक्ट मतलब 1 है तो यहाँ पे कोई 0.1 वगैरह नहीं है तो ये परफेक्ट है, और नेगेटिव माइनस का साइन है। जीरो मतलब कि नो रिलेशनशिप, तो ये हम पॉजिटिव के लिए यूज़ होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, ये नेगेटिव कोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये जीरो कोरिलेशन के लिए। तो तीनों टाइप यहाँ पे भी कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। तो देखो कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो ये नहीं बताता कि कोज एंड इफेक्ट, ये रिलेशनशिप क्यों है, मतलब क्यों अगर एक चीज़ बढ़ी तो वो घटी क्यों, क्यों दोनों चीज़ बढ़ रही हैं दोनों चीज़ घट रही हैं, क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हाइट से इंटेलिजेंस पे, ये हमें वाई का आंसर नहीं देता, कोज एंड इफेक्ट नहीं बताते, ये बताते सिर्फ रिलेशनशिप ये है कि ये चीज़ बढ़ रही है तो ये घट रही है, या फिर दोनों बढ़ रही हैं दोनों घट रही हैं, या फिर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट। ये सिर्फ हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इससे हमें समझ आता है कि कैसे दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा ये बिजनेस और रिसर्च में यूज़ होता है, स्पेसिफिकली आपकी इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, हमने कोरिलेशन की स्टडी कर ली। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते, क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, उसके हमने क्या देख लिए, टाइप्स देख लिए, हमने स्ट्रेंथ देख ली और वो क्यों होता है वो सब देख लिया। अब हम देखते हैं पार्शियल एनालिसिस, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, partial correlation mean finding the relationship between two variables while removing the effect of third variable। यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हैं, दो के बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हटाते टाइम पे इन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इस वेरिएबल को हटा दें तो, ठीक है। तो ये हमें देखते हैं पार्शियल कोरिलेशन में। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स मार्क्स वाइल कंट्रोलिंग इंटेलिजेंस, मतलब आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके 80% मार्क्स है, ठीक है, आप कंट्रोलिंग, आप कितना अच्छा इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, मतलब आप अपने दिमाग को कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लगा लेते हैं। तो देखो इसको अगर हटा दें तो इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 8 आवर पढ़ रहे हो तो 80 मार्क्स आ रहे हैं, 9 आवर पढ़ोगे तो 90 मार्क्स आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इसको हटा रहे हैं तो इन दोनों पे कोई फ़र्क पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होता है, पार्शियल एनालिसिस होता है। जब एक वेरिएबल को हटा दें तो दोनों पे कोई फ़र्क ना पड़ रहा, ठीक है। हेयर इंटेलिजेंस को अगर हटा देंगे हम तो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, क्लियर रिज़ल्ट, साफ रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब जो कि हमें चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंस, पार्शियल को रिलेशन करना क्यों ज़रूरी है। एक तो इसमें रियल लाइफ डेटा हैज़ मैनी हिडन फैक्टर, बहुत ज़्यादा हिडन फैक्टर्स होते हैं लाइफ डेटा में। पार्शियल को रिलेशन रिमूव करता है अनवांटेड इफेक्ट को, एंड ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है और रियलिस्टिक, और इसका यूज़फुल होता है रिसर्च के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उनमें से सारे फैक्टर्स को हटाना पड़ता है, सिर्फ 2 फैक्टर्स को रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट वाला हम करेंगे,
यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है इसकी, तो बिजनेस के अंदर को रिलेशन स्टडी करता है सेल्स और एडवर्टाइजिंग की, कि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव को रिलेशन है। ये हेल्प करता है कंपनीज को समझने में कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। दूसरा, एजुकेशन में भी यूज़ होता है, हेल्थ में भी और सोशल स्टडीज़ में भी ये यूज़ होता है। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो तब तक। आई होप कि पढ़ लिया होगा कंक्लूजन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, डिस्क्राइब सिंपल मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, उसके 2 टाइप है, सिंपल और मल्टी, दोनों को डिस्क्राइब करना है। उसके अजम्पशंस क्या है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, मल्टीकोलरिटी और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है, डूरबिन वेस्टंग स्टैटिक क्या है, स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम देखते हैं इसको। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इम्पैक्ट हमने देख लिया था, यहाँ पे ये रहा, देखो पहले एक बार ये कर लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन है वो अलग है, तो एक बार ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या हैं गुड रिसर्च हाइपोथेसिस के, ठीक है। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रेडिक्ट की जाती है, उसके कोई भी मतलब प्रूफ नहीं होता कि वो होएगा, लेकिन हाँ हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रिलेशनशिप हो सकती है 2 वेरिएबल्स के बीच में। कैसी स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट करती है कि दिस पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बट यहाँ पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हाँ होगी ही होगी ये रिलेशनशिप, वी कांट से, मतलब हम कह नहीं सकते कि होगी, लेकिन हाँ यहाँ पे होती है। यूज़ की जाती है टेस्ट आइडियाज़ को साइंटिफिकली यूज़ करने में। और यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके कुछ। तो सबसे पहली यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लियर एंड सिंपल। तो अगर हम गुड हाइपोथेसिस करेंगे वो इजी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए हमें, ये कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, यहाँ पे सिंपल होनी चाहिए। और इट सिंपली एक्सप्लेन व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड, हमें सिंपली समझा दो, मतलब सिंपल होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। टेस्टेबल, ये हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर पाएँ यूजिंग डेटा और एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि टेस्टेबल ना हो, हम इसको प्रूव कर पाएँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करके। उसके बाद है अगर हम इसको टेस्ट नहीं कर पाए तो ये यूज़फुल नहीं होगी रिसर्च में। फिर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक और फोकस होनी चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जर्नल होनी चाहिए। देखो स्टडी टाइम इंक्रीज मार्क्स, तो ये स्पेसिफिक है, ये हमारा एक टॉपिक है तो इसी के ऊपर बनेगी। बेस्ड ऑन थ्योरी और नॉलेज, गुड हाइपोथेसिस वो होती है जो कि एग्जिस्टिंग आपकी नॉलेज और थ्योरी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बेस्ड हो, आपने कोई गैस नहीं किया, आपके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है। मेजरेबल वेरिएबल्स, जो कि हाइपोथेसिस में यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल्स, वो मेजरेबल होने चाहिए, जैसे कि मार्क्स, आपके इनकम, ये सब मेजरेबल होने चाहिए, हम इनको मेजर कर सकते हैं, सेल्स वगैरह, ठीक है। हैप्पीनेस, ये सब यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम हमारे पास कितनी खुशी है उसको तो मेजर नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये आपका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो रिग्रेशन एनालिसिस वाला, तो वो ये है, रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा स्टैटिकल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है। ये मेनली यूज़ किया जाता है प्रेडिक्शन के लिए और फोरकास्टिंग के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है। सिंपल होता है एक तो रिग्रेशन और दूसरा होता है मल्टीपल। सिंपल में सिर्फ 1 इंडिपेंडेंट होता है और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा। देखो एक तो आपका डिपेंडेंट होगा, एक तो आपका डिपेंडेंट होगा, अगर आपका ये सिंपल है तो क्या होगा, और ये मल्टीपल है। अगर सिंपल है तो 2 होंगे, यहाँ पे 1 होगा इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे अगर वो है मल्टीपल तो 2 या 2 से ज़्यादा। सिंगल में सिर्फ 1 होगा और मल्टीपल में 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस होता है। सिंपल की बात करें तो हम सिंपल के अंदर क्या आता है, सबसे पहले सिंपल में हमारा होता है यूज़ व्हेन देयर इज़ 1 इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट हो और एक ही डिपेंडेंट हो, और मल्टीपल जहाँ पे डिपेंडेंट की संख्या 2 या ज़्यादा हो, 2 और मोर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 होता है तो हम यहाँ ही बात करते हैं, बाकी क्यों बात करें यहाँ पे, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट, और a क्या है इंटरसेप्ट एंड b क्या है स्लोप।
जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वो वाई को भी चेंज करेगा। तो ये हमें दिखाता है जैसे जैसे सेल्स डिपेंड करें एडवर्टाइजमेंट, सेल्स इंक्रीज तो ऐड भी इंक्रीज कर रहे हैं, तभी सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सिंपल है रिग्रेशन। मल्टीपल, जहाँ पे एक दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और जो कि इफेक्ट करें वन डिपेंडेंट हो, ठीक है, वो तो सिंपल में भी होता है। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और सिंपल में क्या होता है, वन होता है सिर्फ। जर्नल फॉर्म इसकी क्या होती है, उसकी थी वाई ए प्लस बी, यहाँ पे x1 भी निकाल देंगे, b2 निकाल देंगे, x2 फिर bn x1, ये आप याद कर लेना, सिंपल सा हेल्प करता है स्टडी करने में। सर्वल वेरिएबल्स हैं उनका कंबाइन इफेक्ट, जैसे सेल्स इंक्रीज होगी तो वो डिपेंड करती है सेल्स क्यों इंक्रीज हो रही, क्या पता उसका प्राइस कम हो गया, क्या पता ऐड बढ़ गई हो, इनकम बढ़ गई हो, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तीन फैक्टर्स पे। तो ये क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। अब इसके अजम्पशंस, सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ड होता है कुछ अजम्पशंस में। यहाँ पे एक तो लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, दूसरा इंडिपेंडेंट और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए जो एरर्स होते हैं उन सब का, और कोई भी परफेक्ट जो मल्टीकुलरिटी होती है वेरिएबल्स के बीच में वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके अजम्पशंस है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इनको याद कर सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो। आर स्क्वेयर और एडजस्टेड आर स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर मेजर करता है कि कितना वेरिएशन हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, कितना वेरिएशन आया। हम बोल रहे हैं चेंज होगा, इफेक्ट होगा, तो कितना हुआ, हाउ मच, सो ये एक्सप्लेन करता है। हाइयर आर स्क्वेयर, जितना ज़्यादा हाइयर आर स्क्वेयर होगा उतना मॉडल फिट हाइयर होगा, ठीक है। और ये एडजस्टेड आर स्क्वेयर क्या बोलता है कि आर स्क्वेयर बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ वेरिएबल इट इज़ मोर रिलायबल मल्टीपल रिग्रेशन। यहाँ पे ये मल्टीपल में यूज़ किया जाता है, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, और वो यूज़ किया जाता है सिंपल वाले में। मल्टीकोलरिटी और VIF क्या होता है, मल्टीकोलरिटी का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है रिग्रेशन के रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में कि क्या रिजल्ट रहेगा, हम समझ नहीं पा रहे। VIF का मतलब होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जो कि यूज़ किया जाता है कि कितना जो मल्टीकोलरिटी है इसको डिटेक्ट करने के लिए। मल्टीकोलरिटी मतलब दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कितनी कोरिलेटेड है। अगर ज़्यादा ये VIF होगा, ये ज़्यादा डिटेक्ट होगा तो मल्टीकोलरिटी के अंदर एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद आता है दूरबीन वेस्टंग स्टैटिक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक टेस्ट जो कि यूज़ किया जाता है कि ऑटो कोरिलेशन कितना है रेजिडुअल्स में, ठीक है, चेक करता है कि एरर्स इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। यहाँ पे वैल्यू अगर वैल्यू क्लोज टू आई तो मतलब कि कोई कोरिलेशन है, वैल्यू 0 या 4 से बीच में आई तो यहाँ पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपकी वैल्यू ये हम चेक करें टेस्ट तो 2 आई या फिर 2 के बराबर आई तो कोई कोरिलेशन है, या 0 या फिर 4 के बीच में आई तो हमारी पॉजिटिव, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट नेगेटिव कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन है। फिर स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड है सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स मल्टीपल रिग्रेशन। अब मल्टीपल रिग्रेशन होता है जहाँ पे जैसे सेल्स है, सेल्स क्यों इंक्रीज होगी, ये आप ऐड से भी हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ गई उससे भी हो सकती है, आपने एक्सपेंस कम कर दिए उससे भी हो सकती है, प्राइस किसी चीज़ का। तो अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनको यहाँ से लें, जैसे लेट्स से हम प्राइस ले लेते हैं या फिर ऐड ले लेते हैं, दो हमने ले लिए तो इसको बोलते हैं स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड ऑफ सेलेक्टिंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन मल्टीपल रिग्रेशन में दो हमने सेलेक्ट किए तो इसी को बोलते हैं स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड। अब वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर दिए, और भी ऐड किए जा सकते हैं या फिर रिमूव भी किए जा सकते हैं। ये बिल्ड करता है बेस्ट फिट मॉडल जिसमें कम से कम वेरिएबल्स होते हैं। ये हमारा कंक्लूजन, रिग्रेशन एनालिसिस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और प्रेडिक्ट करने में कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दो वेरिएबल्स। सिंपल रेगुलेशन में सिर्फ वन प्रेडिक्टर होता है और यहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। वेरियस स्टैटिकल टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, आर स्क्वायर फिट, VIF, दूरबीन वेस्टिंग, जो कि हमारी हेल्प करते हैं एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में। सो दैट्स डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला जो सारा टॉपिक है वो यहाँ पे है। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसी स्टैटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ ओनली टू पॉसिबल आउटकम सच एज येस और नो, सक्सेस और फेलियर, पास और फेल।
जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, या तो आप पास होगी या फेल होगी, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके सिर्फ दो आउटकम हैं, या तो आप पास हो जाओगी या फेल हो जाओगी, ठीक है। दो आउटकम है, तब ये हम यूज़ करते हैं बाइनरी। बाइनरी यहाँ पे बाइनरी है ना, बाई का मतलब होता है 2। जिस रिजल्ट के जिस चीज़ के सिर्फ दो आउटकम हो तब ये यूज़ किया जाता है। जिस भी डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम हैं, या तो यस या फिर नो, या फिर सक्सेस या फिर फेलियर, या फिर पास या फिर फेल, तब ये यूज़ किया जाता है। दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बाइनरी का मतलब दो, मल्टीनरी हो तो दो से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वेदर कस्टमर विल बाय प्रोडक्ट और नॉट। देखो आप सोच रहे हो कि कस्टमर करे इस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नो, नहीं खरीदेगा, तो यहाँ पे दो रिजल्ट है, यस या तो खरीद लेगा या नहीं खरीदेगा, तो सिर्फ दो रिजल्ट है। तो ये क्या है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई भी आउटकम होता है, जो कोई भी वेरिएबल होता है उसका आउटकम आने वाला है, तो दो कैटेगरी में आएगा, यस या फिर नो में, पास या फिर फेल में, सक्सेस या फिर फेलियर में। कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर नहीं आता, यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं। ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। फिर इससे मॉडल फॉर्मुलेशन क्या होता है, जब बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है तो रिलेशनशिप लीनियर नहीं होती। यहाँ पे लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो मॉडल है वो राइट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉग्स, ओड्स, लॉगिट फॉर्म में। जनरल आइडिया क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट जो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नॉन लीनियर फंक्शन के थ्रू, वो देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी हाई है तो इवेंट हो जाएगी यस, अगर प्रोबेबिलिटी लो है तो इवेंट नहीं होगी। अगर देखो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है तो जो कस्टमर है वो खरीद लेगा प्रोडक्ट को, अगर लो है तो नहीं खरीदेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको। एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर्स हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, जो कि एस्टिमेट किए जाते हैं यूजिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन से यूज़ करके हम निकालते हैं इसको। ये मेथड करता है क्या, फाइंड करता है वैल्यू जो कि ऑब्जर्व्ड डेटा को मोस्ट प्रोबेबल बनाती है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अनलाइक लीनियर रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं करते, वहाँ पे हम करते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं होता। मॉडल फिट इवेल्यूशन क्या होता है, मॉडल फिट मतलब होता है कि वेल द मॉडल एक्सप्लेन द डेटा, हाउ वेल द मॉडल एक्सप्लेन द डेटा, मतलब ये हमारे पास मॉडल है, ये कितनी अच्छी तरीके से किसी डेटा को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ये होता है मॉडल फिट। कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसको समझने के लिए कि क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो उसमें हमने लाइकलीहुड टेस्ट, रेशियो, ये कंपेयर करता है कि जो फिटेड मॉडल है और बेसिक मॉडल, ये आपने वहाँ पे फिट कर दिया, ये आपका बेसिक मॉडल था, इन दोनों को कंपेयर करो, जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा, जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा वो मॉडल यूज़फुल है। पहला होस्मर लिमिशोम टेस्ट, यहाँ पे चेक किया जाता है हाउ वेल प्रेडिक्टेड वैल्यूज मैच एक्चुअल वैल्यू, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी और जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो कैसे मैच कर रही हैं, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मॉडल्स में तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, सही टेस्ट कर रहे हो। वहाँ पे क्लासिफिकेशन टेबल क्या होती है, अब यहाँ पे ये शो करती है कि कितने केसेस करेक्टली प्रेडिक्ट किए आपने। जैसे कस्टमर खरीदेगा या नहीं, यस लगा दिया, ठीक है। कस्टमर काम करेगा नहीं, नो लगा दिया। दोनों केसेस आपके अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिए, मतलब कस्टमर ने सेम यही चीज़ की, तो ये क्लासिफिकेशन टेबल। अगर आपकी एक्यूरेसी आई है तो मतलब बेटर मॉडल की परफॉर्मेंस आएगी। जैसे आप ऑप्शंस लगाते हो एमसीक्यू में लगाते हो, तो आपने 9 के 9 क्वेश्चंस कर लिए करेक्ट, आपकी एक्यूरेसी तुक्के मार के, तो आपके बेटर मार्क्स आएंगे। ऐसे ही अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है तो बेटर मॉडल परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद आता है परसुएटिव आर स्क्वायर, ये सिमिलर है आर स्क्वायर से, जो कि रिग्रेशन में होता है। ये बताता है कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कैसे कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो ये परसुएटिव आर स्क्वायर बताता है हमें। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर रिजल्ट इंटरप्रेट किए जाते हैं यूजिंग ओड्स एंड प्रोबेबिलिटी। हम जो है ना रिजल्ट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यूजिंग ओड्स और प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। जैसे ओड्स बताते हैं हमें कि हाउ इवेंट इज़ लाइकली टू हैपन, मतलब हो सकती है नहीं, कैसे हो सकती है, कंपेयर टू नॉट हैपनिंग, ठीक है। अगर ओड जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1, अगर वो 1 से ज़्यादा है, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो इवेंट होगी, मोर लाइकली टू ओपन हो सकती है वो। अगर ओड लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम है,
तो यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है कि इवेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। फिर है रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है इनकी। तो देखो बाइनरी जो लॉजिस्टिक होता है रिग्रेशन, उसकी बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज़ होता है, जैसे मार्केटिंग, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन, बैंकिंग। तो हम मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि कंज्यूमर है प्रोडक्ट को बाय करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है, विल बाय प्रोडक्ट और नॉट। मेडिकल फील्ड में देखा जाता है पेशेंट के पास कितने पेशेंट्स डिसीज़ हैं, कितने नहीं है, कौन बीमार है कौन नहीं है। एजुकेशन में स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा। बैंकिंग सेक्टर में लोन को अप्रूवल मिलेगी या रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर सिक्योरिटी ऑफ, जो भी आप दे रहे हो, गिरवी रख रहे हो चीज़ों को, उनके बेसिस पे। कंक्लूजन ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, उसके मीनिंग, एजप्शंस, एस्टिमेशंस, इंटरप्रिटेशन। एंड फिर मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, फिर उसकी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 2 रिग्रेशन को हम देखने वाले हैं, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसकी सारी चीज़ें करेंगे, मीनिंग, एजप्शंस, एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन से लेके हम जो भी आउटकम आएगा वो सब देखेंगे। तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है सबसे पहले, फिर उसका ऑर्डिनल और मिनिमम मल्टी नॉमिनल देखेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और जो कैटेगरीज हैं मोर देन 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा। व्यूज एक्सटेंडेड फॉर्म करते हैं, जैसे ऑर्डिनल और मल्टी नॉमिनल। ये मॉडल यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे आउटकम जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता। ऑर्डिनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ मोर देन 2 कैटेगरी, दीज कैटेगरीज हैव न्यूट्रल ऑर्डर। मतलब डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसकी 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी, और इन कैटेगरी का एक न्यूट्रल ऑर्डर है। जैसे मैं पूछूँ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप क्या बताओगे, लो, मीडियम, हाई। तो आप बताना कमेंट्स में लो है, मीडियम है, हाई है। देखो मैं आपको तीनों ऑप्शन दे रही हूँ, इट्स नोट कि मैं आपको सिर्फ मीडियम हाई का ऑप्शन दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शन, सो आप बता सकते हो कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, तीन कैटेगरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो डिफरेंस कैटेगरीज के वो इक्वल नहीं है। एक तो आपका लो हो सकता है, बिल्कुल लो, ठीक है, एक आपका हाई हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कॉन्फिडेंस कहता है, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है इस वीडियो के देखने के बाद। देखो डिफरेंस कैटेगरीज के बीच में इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। लो मतलब आपका ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन, मीडियम मतलब बीच बीच का, और लो मैं उल्टा बोल गई, हाई का मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मीडियम का मतलब बीच, और उसका मतलब सबसे नीचे सेटिस्फेक्शन है आपका। तो ये हम निकाल सकते हैं ऑर्डिनल से। उसके बाद आता है एजम्पशंस क्या है। एक तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डिनल नेचर के होना चाहिए, और जो देर शुड बी प्रोपोर्शनल ओड्स होनी चाहिए, जैसे एजम्पशंस मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर ऑफ आउटकम सेम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, फिर कैटेगरीज में डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि सेटिस्फेक्शन लेवल है लो, मीडियम और हाई। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए आपके ऑब्जर्वेशंस। एस्टिमेशन पैरामीटर एस्टिमेट किए जाते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से। अब इसको कैसे हम निकालते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो वो इवेल्युएट करते हैं इस मेथड से, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से। ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में निकालता है कि कितने आउटकम आ सकते हैं। ये कन्वर्ट करता है ऑर्डर कैटेगरीज को इनटू लॉग और स्ट्रक्चर में, ताकि ये निकाल सकें। इंटरप्रिटेशन, अगर आपका रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है ऑड रेशियोज़ के बीच में, तो ये शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग हायर कैटेगरी। अगर आपका जैसे कि लो है सर्टिफिकेशन, तो आप मीडियम पे कैसे जाओगे, मीडियम है तो हाई पे कैसे जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव कोएफिशिएंट का मतलब होता है हायर चांस ऑफ हायर कैटेगरी। मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट मतलब आपने चूज़ किया कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो हाई है। नेगेटिव का मतलब आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो लो है, ठीक है। मल्टी नॉमिनल क्या है, अभी ऑर्डिनल देखा, अब मल्टी नॉमिनल। तो यहाँ पे जब यूज़ किया जाता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल के पास 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, बट न्यूट्रल ऑर्डर नहीं होता। देखो वहाँ पे भी ऑर्डिनल के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रल ऑर्डर होता है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल ऑर्डर नहीं होता। सिर्फ 2 चीज़ों की डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप बस से जा सकते हो, कार से, ट्रेन से, आपके पास 3 ऑप्शन है, और यहाँ पे कोई न्यूट्रल ऑर्डर नहीं है कि पहले इससे जाओ फिर इससे फिर इससे। लेकिन वहाँ पे जो ऑर्डिनल था वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल पहले या तो लो होगा, फिर मीडियम होगा आपका, फिर हाई होगा,
ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल ऑर्डर है जो कि बनाया हुआ है, पोजीशंस, फर्स्ट पोजीशन होगी देन सेकंड देन थर्ड, या फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऐसा होता है। तो यहाँ पे तो नहीं है कि पहले आप बस से जाओगे फिर उसके बाद आप कार पे शिफ्ट करोगे फिर उसके बाद आप ट्रेन से जाओगे, ठीक है। ये दोनों सारी कैटेगरीज इंडिपेंडेंट है, आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी, डिपेंड नहीं है कि आपका लो है तो मीडियम कैसे होगा, ठीक है। मॉडल इवैल्यूएशन, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, जिसमें परस्यूड आर वैल्यू निकालते हैं जो कि मेजर करती है गुडनेस ऑफ फिट, एंड क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी देखते हैं कि कैसे ये मॉडल फिट कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कैटेगरीज को। इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम्स, रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाते हैं कंपेयर करने से एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी, कि बस से जाएंगे तो कितना बेनिफिट है और अगर ट्रेन से जाएंगे तो कितना बेनिफिट है। कोएफिशिएंट शो करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की अफेक्ट किया होगा प्रोबेबिलिटी के, अगर एक को चूज़ करें तो दूसरा जा रहा है, जैसे बस से जा रहे हैं तो ट्रेन गई, ठीक है। तो उससे क्या हमारा होगा, पॉजिटिव का मतलब होता है आपका लाइक्लीहुड बढ़ जाए, नेगेटिव कोएफिशिएंट आएगा तो आपका लाइक्लीहुड कम हो जाए। उसके बाद है आपको एक्सप्लेन करना है लॉग लीनियर मॉडल क्या है डिटेल के अंदर, उसका कंसेप्ट, उसके फीचर्स, पर्पस, मॉडल की क्या खासियत है, मेजरमेंट, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है रिजल्ट का, कैटेगरी, डेटा एनालिसिस में। तो जो लॉग लीनियर मॉडल होता है वो स्टैटिकल मॉडल होते हैं, यूज़ किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए रिलेशनशिप अमंग कैटेगरीज, जैसे दो कैटेगरीज है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है लॉग लीनियर मॉडल्स। ये मॉडल्स मेनली यूज़ किए जाते हैं सारे वेरिएबल कैटेगरीज वी वॉन्ट स्टडी देर, हर एक वेरिएबल को, हर एक कैटेगरी को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तब ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सर्वे रिसर्च में, मार्केट रिसर्च में, सोशल साइंस, डेटा एनालिसिस में, ऐसी कैटेगरीज में ये यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये लोग लीनियर मॉडल्स यूज किए जाते हैं एग्जामिन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज में जो वेरिएबल है उनके बीच में। इंस्टीड ऑफ प्रेडिक्टिंग, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं करते डिपेंडेंट वेरिएबल को, हम फोकस करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है। यहाँ पे कॉन्टीजेंसी टेबल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, एजुकेशन लेवल और जॉब प्रेफरेंस कैसा है। उसके बाद पर्पज़ क्या है इसका, मेन पर्पज़ होता है फाइंड करना कि वेदर जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है या फिर एक दूसरे से मिले हुए इंडिपेंडेंट है। जो इंटरेक्शन है इफेक्ट का, वेरिएबल एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन है वो क्या है। ये यूज़फुल है जब कोई भी क्लियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, तब हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन। लोग लीनियर मॉडल होते हैं वो नेचुरल एल्गोरिथम को एक्सपेक्टेड होते हैं फ्रीक्वेंसीज में, मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचुरली फिक्स होते हैं। यहाँ पे मॉडल जो बेस्ड होते हैं सेल काउंट, कॉन्टीजेंसी जो आपकी टेबल होती है उसके अंदर सेल काउंट्स होते हैं तो उसके ऊपर ये मॉडल बेस होता है। कॉन्टीजेंसी टेबल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सिंपल याद कर लो, वहाँ पे सेल काउंट होते हैं, सेल काउंट के ऊपर ये बेस्ड होता है। इसके अंदर आपकी मेन जो इफेक्ट है और इंटरेक्शन दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा हो रहा है इफेक्ट और इंटरेक्शन, तो वो इंक्लूड होता है। ये शो करते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है। मेजरमेंट कैसे करते हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट मेजर किए जाते हैं यूजिंग एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या है। इफ़ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्लोज हैं तो मॉडल फिट करेगा, अगर वो दूर हैं तो फिट नहीं करेगा। ची स्क्वायर टेस्ट भी होता है, यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर भी होता है जो कि इनको यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि मॉडल फिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इंटरप्रिटेशन, तो ये इंटरेक्टिव टर्म्स के ऊपर बेस्ड होता है, अगर आपकी इंटरेक्टिव ज़्यादा अच्छी है तो वेरिएबल रिलेटेड है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। और पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है आपका एसोसिएशन, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कंक्लूजन, देन ये राम एक्सप्लेन टू वे ANOVA इन डिटेल, इंक्लूड की कंसेप्ट, एजम्पशंस, एस्टिमेशन की प्रोसेस क्या है और रिजल्ट क्या आएगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक स्टैटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है स्टडी करने के लिए इफेक्ट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या इफेक्ट है उनको स्टडी करने के लिए ये यूज़ की जाती है। उसी टाइम पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, देखो दो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। ये हेल्प करता है हमें समझने में कि कोई इंटरेक्शन है या नहीं। जैसे इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड, जेंडर ऑफ स्टूडेंट प्रेफरेंस, देखो मेरा टीचिंग मेथड कैसा है उसका इफेक्ट आपकी जेंडर पे क्या पड़ रहा है, आपके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, कि गर्ल्स ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं बॉयज़ कम कर रहे हैं। तो अब मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मेरी टीचिंग मेथड में ना प्रॉब्लम है कि गर्ल्स को अच्छा समझ आ रहा है बॉयज़ को नहीं आ रहा, अरे टीचिंग मेथड तो सबके लिए सेम रहता है भाई। तो ये होता है
जैसे क्लासेस में होता है ना, बॉयज़ को थोड़ा रहता है। फर्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 3 मेन इफेक्ट होते हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर ए होता है जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट होता है, बी सेकंड इंडिपेंडेंट, और जो ए और बी के बीच में अब देखना है इंटरेक्शन क्या है। और इंटरेक्शन का मतलब होता है एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है। अजम्पशंस क्या लेते हैं अब इसके अंदर, तो देखो जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कैटेगरीज में डिवाइड है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से डिपेंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर इक्वल डिवीजन होना चाहिए, जैसे जेंडर मेल फीमेल। डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए नेचर में, और ये ग्रुप्स रैंडमली सेलेक्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई स्टडी करके सेलेक्ट किया है। एस्टिमेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो ये बेस्ड होता है पार्शनिंग टोटल वेरिएशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे हम टोटल वेरिएशन को डिवाइड करते हैं फैक्टर्स में, जैसे फैक्टर ए फैक्टर बी, और फिर उनका इंटरेक्शन देखते हैं कैसा और एरर्स कैसे। एफ स्टैटिक्स कैलकुलेट किया जाता है ईच सोर्स ऑफ वेरिएशन के लिए, मतलब हम एफ जो स्टैटिक्स है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। एफ वैल्यू कंपेयर की जाती है क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फिर पता चलता है टेस्ट निकला है सही या नहीं निकला। अब रिजल्ट कैसे निकालते हैं, अगर फैक्टर ए सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब इफेक्ट जो है वो है, फैक्टर बी सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा। अगर इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है तो मतलब दोनों फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगा रिजल्ट दो एक साथ। अगर इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट नहीं है तो फैक्टर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो मतलब ये आपकी कंडीशन है, ये आपका रिजल्ट आएगा। दिस विल डिपेंड ऑन दिस। उसके बाद एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टडी स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अगर हम स्टूडेंट की किसी भी की परफॉर्मेंस देखते हैं टीचिंग मेथड के ऊपर और जेंडर के ऊपर, तो क्या पता टीचिंग मेथड से तो मार्क्स बढ़ घट जाएं, लेकिन जेंडर से भी घट बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेल के गर्ल्स के आ रहे ज़्यादा, फीमेल के आ रहे कम, सॉरी फीमेल के ज़्यादा मेल के कम। टीचिंग मेथड, ये मैम अच्छा पढ़ा रही है, ये मैम अच्छा पढ़ा रही है, वो अलग पढ़ा रही है, तो सबकी अलग अलग होती है। ये शो करती है इंटरेक्शन कि टीचिंग मेथड क्या मार्क्स से अलग शो कर रहा है, मतलब टीचिंग मेथड और जो जेंडर है दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। डिस्क्राइब करना है रिपीटेड मेजर्स, जो कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मीनिंग, डिजाइन टाइप्स, अजम्पशंस, यूज ऑफ पोस्ट होक टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो ये एक्सप्लेन करने। रिपीटेड मेजर्स ये स्टैटिकल टेक्निक्स है जो कि यूज़ की जाती है, जहाँ पे सेम सब्जेक्ट मेजर मोर देन वंस अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट टाइम्स। पहले आपने देखा, एक सेकेंड, पहले आपने देखा टीचिंग मेथड और जेंडर के बीच में डिफरेंस, फिर आपने देखा टीचिंग मेथड और कास्ट, क्या फ़र्क पड़ रहा है कास्ट से, फिर आपने देखा टीचिंग मेथड और अटेंडेंस। तो जब इन सब चीज़ों से एक चीज़ को डिफरेंट वेरिएबल से आप जब कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिपीटेड मेजर करना, ठीक है। ये यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए रिलेटेड ग्रुप्स को, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रेनिंग हो गया, जैसे आपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी ट्रेनिंग से 1 महीने पहले, ट्रेनिंग के टाइम पे और ट्रेनिंग के 1 महीने बाद। रिपीटेड मेजर यूज़ किया जाता है सेम पार्टिसिपेंट को 2 बार मल्टीपल टाइम्स पे समझाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ये यूज़ किया जाता है, एक सेकेंड, ये यूज़ किया जाता है जब ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होती हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होती हैं और वो सेम वेरिएबल होता है। जैसे कि टीचिंग मेथड को पहले कर दो कास्ट से, फिर जेंडर से आपका, एंड देन आप कर दो अपनी जो भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनसे, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे विद इन सब्जेक्ट आता है, टाइम बेस्ड आता है, सम पार्टिसिपेंट्स आर टेस्टेड अंडर ऑल कंडीशंस, और यहाँ पे टाइम कितना लिया उसके हिसाब से होता है, ठीक है। और कंडीशन बेस पे कितनी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, अजम्पशंस होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और यहाँ पे विद इन द सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे क्लास से करें हम। डेटा शुड फॉलो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिटी assumption should be satisfy, meaning variance of different conditions and should be equal. एस्टिमेशन प्रोसीजर, रिपीटेड मेजर्स कंपेयर करते हैं मीन डिफरेंसेस अक्रॉस मल्टीपल कंडीशंस। यहाँ पे हम एक जो रिजल्ट आया उसको दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरा आया उसको तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ तो गाइस यहाँ पे अभी रात हो चुकी है, मतलब मेरे को जाना है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेकेंड, अभी मुझे सोने जाना था तो थोड़ा और करवाती हूँ, जल्दी से करेंगे अब हम इसको, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा कितना रहेगा, अभी तो 30 पेजेस 30 पे ही आए हैं। चलो कितने पेजेस हैं यार, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे ना पता क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये रहा,
45 पेजेस से हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको जस्ट एक चीज़ करनी है, PDF को रीड करना है, जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना करो और वीडियोस को समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाग भाग के देख रहे हो, आराम से बैठ के देखो। तो देखो यहाँ पे सेपरेशन करता है वेरिएशंस को, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है और एक ट्रीटमेंट अलग है, तभी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आएगा। और रिज़ल्ट डिफरेंट लाने के लिए हम बार बार मल्टीपल तरीके से करें। एफ स्टैटिक कैलकुलेट करता है कि टेस्ट करना है डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस आर सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं। अगर एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट आई तो इट मीन्स एटलीस्ट वन ग्रुप का मीन डिफरेंट आएगा, ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट आई तो। अब देखो पोस्ट होक टेस्ट क्या होता है, यूज़ किया जाता है जब ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है इसकी जो सिग्निफिकेंट होती है। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा ग्रुप डिफरेंट है एक दूसरे से। अब अगर कॉमन आ गया आपका तो इसका मतलब है बेनिफिशियरी और टुर्की टेस्ट है। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे एरर रेट पे तो फिर हमें मल्टीपल कोऑपरेशन बनाना होगा। इंटरप्रिटेशन क्या होता है रिजल्ट्स का, यहाँ पे देखो आप, हम कैसे रिजल्ट निकालते हैं। अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब देयर इज़ डिफरेंस एटलीस्ट टू कंडीशंस। अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट है मतलब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन में डिफरेंस है। अगर नहीं है सिग्निफिकेंट मतलब सारी कंडीशंस जो भी हमने करी फालतू में टाइम वेस्ट किया, सारे सिंपल इफेक्ट आए। अगर ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में टाइम और जो पॉइंट है उन दोनों के ट्रीटमेंट के बेसिस पे। उसके बाद हमारा एग्जांपल देखना है। अगर स्टूडेंट को टेस्ट किया गया बिफोर कोचिंग, आफ्टर कोचिंग और आफ्टर रिवीजन, अगर रिपीटेड मेजर में कुछ चेंजेज आए, अगर उसका स्कोर बढ़ा या घटा, बढ़ा तो अच्छी बात है, घटा तो फिर क्या फ़र्क पड़ा उसका कोचिंग लेने का। कंक्लूजन, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना है, हमने 2 वे तो देखा था, 1 वे भी देखना है। उसके कंसेप्ट, अजम्पशंस, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन और फिर MANOV है, इंट्रोडक्शन, अजम्पशन, एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे एडवांस स्टैटिकल टेक्निक्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए। 2 ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, जब डेटा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सिंपल देन जब एनोवा के अंदर तो डेटा सिंपल होता था, मेनोवा के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे मल्टी वेरिएंट रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। एनोवेवा को बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, तो यहाँ पे कम्बिनेशन होता है एनोवेवा एंड रिग्रेशन का, यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए ग्रुप को। मीन्स वाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉल्स कोवेरिएंट, मतलब हम पूरे ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोवेरिएंट। कंपेयरिंग स्टूडेंट अक्रॉस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स वाइल कंट्रोलिंग, देखो हम कंपेयर कर रहे हैं टीचिंग मेथड को जेंडर के साथ, कास्ट के साथ और जो डिफरेंट, लेकिन हमें यहाँ पे IQ इंटेलिजेंस नहीं देखा कि स्टूडेंट कितना होशियार है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी वो चीज़ ग्रैप्स कर पा रहा है, ठीक है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहे, तो इसी को बोलते हैं एनोकावा। ये 1 वे होता है और 2 वे होता है। 1 वे के अंदर क्या होता है देखो, और 2 वे के अंदर, 1 वे के अंदर होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, 2 वे के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि एक कोवेरिएंट से स्टडी करते हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा कोवेरिएंट। इट कंपेयर एडजस्टेड ग्रुप आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ कोवेरिएंट, इसके जो इफेक्ट है उसको हटा दो आप और फिर आप इसको कंपेयर करो। और यहाँ पे मेन इफेक्ट को स्टडी करता है, इंटरेक्शन को स्टडी करता है और कंट्रोल करता है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसका इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है। अजम्पशंस, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, हर एक अजम्पशन में आप लिख सकते हो हर एक में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और कैटेगरीज में डिवाइड होना चाहिए कि कोवेरेंट भी कंटिन्यूस होना चाहिए। रिलेशनशिप कोवेरेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनके बीच में लीनियर होनी चाहिए। देखो दोनों कोवेरेंट और जो डिपेंडेंट था दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए, रिलेशनशिप लीनियर होनी चाहिए, होमोजेनिटी का स्लोप होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आइडिया क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ कोवेरेंट को रिमूव किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल से, उसके बाद एडजस्टेड मीन्स से कैलकुलेट किया जाता है, देन एफ टेस्ट किया जाता है कंपेयर करने के लिए कि ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है। तो 3 कैलकुलेशन के आइडिया हो गए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, अगर एनकोवा का रिजल्ट सिग्निफिकेंट आया तो इसका मतलब ग्रुप में डिफरेंस है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं आया तो कोई डिफरेंस नहीं है ग्रुप्स के बीच में। अब मेनोवा मल्टी वाइब्रेट जो वायरेंट होता है, एनालिसिस ऑफ वायरेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है एनओवी का, मतलब जो NOVA था इसको बढ़ा के ये बना दिया गया MANOVA, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई। व्हेन देयर आर मल्टी वाइब्रेट, यहाँ पे सिर्फ 2 होते थे या फिर 1 होता था, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 और मोर देन 2, ठीक है। वेरिएबल्स यहाँ पे स्टडी करते जो डिफरेंसेस हैं उनका मोर देन 1 आउटकम जब सेम टाइम पे आ रहा हो।
अब अजम्पशंस, डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस होने चाहिए थे। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कैटेगरीज में डिवाइड होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मल्टी वाइब्रेंट नॉर्मेलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए वहाँ पे, और होमोजेनिटी होनी चाहिए। एस्टिमेशन, तो इसको एस्टिमेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक बेस्ड स्टूडेंट्स कैसे हैं, मैट्रिक्स बेस्ड कंपेयर करते हैं ग्रुप्स के मीन फैक्टर्स को इंस्टेड ऑफ सिंगल। हम सिंगल नहीं देखते, ग्रुप के वाइज से करते हैं। यहाँ पे यूज़ किया जाता है विल्क्स लैम्ब्डा एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंस होती है, एफ वैल्यू डिराइव की जाती है इन स्टैटिक्स से। तो आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे समझ आने वाला कुछ नहीं है, वैसे यहाँ पे याद करना है आपको। अगर आप मैनोवा सिग्निफिकेंट, बस ये चीज़ आप समझ सकते हो कि ये सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे ग्रुप में डिफरेंस होगा, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो डिफरेंस नहीं होगा। वैसे ही एनोवा में था, अगर सिग्निफिकेंट है तो डिफरेंस होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद है एक्सप्लेन करना है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ को, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, उनकी डेफिनेशन, डेटा कलेक्शन, ग्रुप्स क्या होते हैं और कितना डिज़ाइन की टाइप, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ और जो मेरिटल डिज़ाइन है वो इम्पोर्टेंट मेथड है यूज़ करने के लिए, कलेक्ट एनालिसिस डेटा ओवर टाइम, जिससे हम समझ सकें कि कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। वाइडली यूज़ किए जाते हैं सोशल साइंस, बिजनेस, रिसर्च एंड हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं ये टूल्स। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ क्या होते हैं, ये रिसर्च स्टडीज़ होते हैं जहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है सेम सब्जेक्ट का रिपीटेडली ओवर टाइम। मतलब आज 2026 में कलेक्ट कर लिया, फिर 25 में किया था, 24 में किया था सेम सब्जेक्ट के ऊपर। तो रिपीटेडली जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी सेम सब्जेक्ट पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। हेल्प करता है स्टडी चेंजेस में, डेवलपमेंट कितने हुए ओवर टाइम में, 2024 से 25 के अंदर कितने डेवलपमेंट हुए, 24 से 26 के अंदर, जैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर में कैसी थी और फाइनल ईयर में उसकी कैसी आई। तो ये स्टडी करना क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा ओवर टाइम का होता है, सेम ग्रुप को क्लासीफाई किया जाता है और ओवर जो किया जाता है आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स और चेंजेस, कि 2025 में ऐसी थी तो 26 में ऐसा, 2024 में ऐसा। तो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, हम 3 साल में कैसा रहे, रिलायबल रिजल्ट आते हैं क्योंकि एक से दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली, पहले इसको करो फिर इसको तीनों को करो, तो टाइम लगेगा और कॉस्ट तो होगी। टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखो, सर्वे यूज़ किए जाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जाते हैं डिफरेंट टाइम में, इंटरवल्स में, ऑब्जर्वेशंस भी ली जाती हैं ताकि समझ सके, और सेकेंडरी डाटा जैसे रिपोर्ट रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, एक तो सर्वे करो, सबसे पहला सर्वे, दूसरा इंटरव्यूज़ कलेक्ट करो, फिर ऑब्जर्वेशंस और सेकेंडरी डेटा। तो आपके ये इतने मेथड्स हैं जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जाते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल में, जहाँ पे हर एक ग्रुप को रिसीव होता है ट्रीटमेंट सेम और इंटरवेंशन भी सेम। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई कॉम्पेशन नहीं मिलता, और इससे पता चलता है कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या है। मतलब एक पे तो आप सब कुछ दे दो, उन सब चीज़ों दे दो उनको, जैसे आपने फ़ोन दे दिया, फ़ोन पे आपको इफेक्ट देखना है कि कैसा क्या रहेगा बच्चों का। 10 बच्चे यहाँ पे डाल दिए, 10 यहाँ पे, सबको फ़ोन दे दिए, इनको भी और इनको भी, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन बच्चों पे फ़ोन का इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है और इन बच्चों पे क्या। आपको एक ग्रुप बनाना है कि इनको फ़ोन नहीं देना, लेट्स से आप इनको फ़ोन नहीं दे रहे, इनको दे रहे हो, तो आपको देखना है कि इन पे क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ा और इन पे क्या। तो देखना, ये जो बच्चे जिनको फ़ोन नहीं मिला, इनको ऐसा होगा कुछ चीज़ें पता ही नहीं होंगी सोशल मीडिया के बारे में कि क्या चल रहा है अभी आजकल, बिकॉज उन्होंने देखा नहीं, और वो सोशल मीडिया से अलग रहेंगे और उनको सब कुछ पता होगा और उनकी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगी। कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन करना, जहाँ पे सब्जेक्ट्स रेंडमली असाइन, एक ग्रुप को कुछ दे दिया, एक ग्रुप को कुछ, और यहाँ पे रेंडम ब्लॉक कर दिए, ठीक है। फैक्टरल डिज़ाइन स्टडीज़ में जब हम एक फैक्टर को एक सेम टाइम पे बार बार पढ़ रहे हैं, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है यहाँ पे मीन्स द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट्स आर ड्यू टू ट्रीटमेंट और नोट द फैक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब एक ऐसी एक्सटेंट जहाँ पे रिजल्ट्स या तो ट्रीटमेंट की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से वहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, फैक्टर्स की वजह से नहीं, तो जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से। अगर आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी तो इसका मतलब है उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रही है, अगर वो इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा तो उससे एरर्स आएंगे और सिलेक्शन बाइस हो जाएगा और मेजरमेंट पे भी डिपेंड आएगा। एक्सटर्नल का मतलब ऐसी जहाँ पे जब हम करते हैं एक्सटेंड टू रिजल्ट्स कैन बी जर्नलाइज टू रियल वर्ल्ड, अगर ये हाई है तो रिजल्ट अप्लाई किए जाते हैं सारी पॉपुलेशन पे और सैंपल पे डिपेंड करता है और रिसर्च के कंडीशंस पे।
10th पे आए, डिस्कस करना है फॉलोइंग कंसेप्ट। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन चेक कैसे करते हैं, मेडिटेशन, मॉनिटोरेशन, एनालिसिस क्या होता है, उसका कंसेप्ट, स्टेप्स, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशंस क्या होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने देखा, जब स्टडी करते हैं कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के बाद एक वेरिएबल को, और ऑब्जर्विंग आफ्टर दोनों ग्रुप्स को कंट्रोल करने के बाद जब हम उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिजनेस, साइकोलॉजी, एजुकेशनल, हेल्थ केयर सेक्टर सारों में आता ही है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंटेंसली हमने चेंज कर दी, कंट्रोल कर दी डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपेरिमेंट पे, उसका इफेक्ट हमने जानबूझ के चेंज किया है। जैसे चेंजिंग एडवर्टाइजमेंट लेवल टू स्टडी इट्स इफेक्ट सेल्स, मतलब हमने जो एडवर्टाइजमेंट का लेवल था वो बहुत बढ़ा दिया, ठीक है, पहले से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो ये हो गया मैनिपुलेशन जानबूझ के। उसके बाद है इसको चेक कैसे किया जाता है कि मैनिपुलेट सक्सेसफुली हुआ या नहीं, तो ये देखा जाता है कि सेल्स एक्चुअली में भरी या नहीं, ठीक है। मेडिटेशन एनालिसिस में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है हाउ एंड वाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 लेवल वेरिएबल से, मीडिएटर से, जैसे कि टीचिंग मेथड, कास्ट और आईक्यू। तो ये आपको ये और ये, तो ये कैसे आपको कास्ट कैसे इफेक्ट कर रही, नहीं कर रही ना, तो ये मेडिटेशन एनालिसिस होता है, आपको देखना होता है मीडिएटर अफेक्ट कर रहा है नहीं। पहले चेक करो कि रिलेशनशिप क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, दूसरा चेक करो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मीडिएटर कौन है और क्या रिलेशनशिप है, देन चेक करो जो मीडिएटर है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फाइनली आपको चेक करना होता है कि टेस्ट करना होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ मीडिएटर के थ्रू, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, अगर जो मेडिटेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब इफेक्ट होगा, अगर नहीं कर रही तो नहीं होगा, ठीक है। और ये मैकेनिज्म होता है बिहाइंड द रिलेशनशिप। अब मॉडरेशन एनालिसिस, यहाँ पे ये जब एक्सप्लेन करता है व्हेन और व्हाट कंडीशंस रिलेशनशिप बिटवीन वन, मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रही है तो किस कंडीशन में और क्यों चेंज हो रही है। मोडिएटर आपको अफेक्ट बताता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या डायरेक्शन है उस रिलेशनशिप की। स्ट्रेंथ मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी तो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, और अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी घटेगी तो नेगेटिव स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो नो रिलेशनशिप। ये बताता है स्ट्रेस जो लेवल है वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है कि आपके एक्सपीरियंस लेवल पे, ठीक है। तो ये आपको बताता है आपको स्ट्रेस कितना लेना आता है। पहले आइडेंटिफाई करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर उसके बाद देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन मोडिएटर, तीनों को देखो, फिर उनके इंटरेक्शन देखो कि तीनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं, फिर देखो कि क्या सिग्निफिकेंट है, अगर है तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, अगर सिग्निफिकेंट है तो मॉडरेशन एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे करता है, यहाँ पे नहीं करता। उसके बाद है एप्लीकेशंस क्या है इनकी डिसीजन मेकिंग में, तो आई थिंक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का। तो इसके अंदर ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में एविडेंस के ऊपर। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के अंदर ताकि हम टेस्ट कर सकें एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन काम कर रहे हैं नहीं। हेल्प किया जाता है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, जब हम मार्केट में लॉन्च करें उससे पहले प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर लें। एजुकेशन में भी यूज़ हो सकता है ताकि हम पता लगाएं कि हमारे जो टीचिंग मेथड्स वो कैसे हैं। हेल्थ केयर में भी अगर हम कोई न्यू ट्रीटमेंट को टेस्ट करें तो वो कैसा है, तो उसको चेक करने के लिए। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये आप कंक्लूजन भी देख लेना, बिकॉज मैंने इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज अब टाइम कम है, कल आपका एग्ज़ाम है। तो ये रिवीजन टाइप की सीरीज़ है जिसमें आपको ये PDF पढ़नी है आराम से और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और पास से तो अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो इस PDF को अच्छे से पढ़ो एंड मेरी वीडियो को 2 बार देखो और कॉमेंट कर देना अगर समझ आया हो तो, और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स।